नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए प्रथम वर्ष यानी द्वितीय सेमेस्टर में जो जयशंकर प्रसाद जी का सिलेबस है उसके बारे में आज हम करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कहानी रमला। तो आइए देखते हैं। देखिए, साजन के मन में नित्य बसंत था, वही बसंत जो उत्साह और उदासी का समझौता कराता है। वह जीवन के उत्साह से कभी विरत नहीं, न जाने कौन सी आशा की लता उसके मन में कली लेती रही, यानी एक आशा की कली हमेशा फूलती फलती रही। तिस पर भी उदासीन साजन उस बड़ी सी झील के तट पर प्राय निश्चेष्ट अजगर की तरह पड़ा रहता, यानी जिसमें कोई चेतना ना हो, बिना किसी हाव भाव के, जैसे अजगर बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, साजन भी उसी झील के किनारे बैठा रहता या पड़ा रहता। उसे स्मरण नहीं कब से वहां रहता था। उसका सुंदर सुगठित शरीर बिना देख रेख के अपनी इच्छा अनुसार मलिनता में भी चमकता रहता। उस झील का वह एकमात्र स्वामी था, रक्षक था, सखा था, यानी उसके जीवन में झील ही थी जिसके साथ उसने अपने संबंध स्थापित किए थे। शैलमाला की गोद में वह समुद्र का शिशु कलोल करता। शैलमाला यानी पर्वत चारों ओर फैले हुए थे और समुद्र का शिशु यानी वो छोटी सी झील, उस पर से अरुण की किरणें नाचती हुई, सूर्य की किरणें बिखरी हुई अपने को शीतल करती चली जाती। यानी ऐसे लगता कि उस समुद्र के उस छोटे से टुकड़े के ऊपर से जब सूर्य की किरणें जाती हैं तो वो अपने आप को शीतल कर लेती हैं। मध्याह्न में दिवस ठहर जाता उसकी लघु विचियों का कंपन देखने के लिए। छोटी छोटी जो तरंगे उत्पन्न होती, ऐसे लगता कि दिन रुक गया है। संध्या होते उसके चारों ओर वृक्ष अपनी छाया के आंचल में छिपा लेना चाहते, परंतु उसका हृदय उदार था, मुक्त था, विराट था। चांदनी उसमें अपना मुंह देखने लगती और हंस पड़ती। किसका चित्रण है? छोटे से उस झील का चित्रण है। और साजन वह अपने निर्जन सहचर का उसके शांत सौंदर्य में अभिनंदन करता। निर्जन यहाँ जहां किसी का आना जाना नहीं है, सहचर यानी वो झील उसी का साथी है, उसकी साथी है। हुलस कर उसमें कूद पड़ता, यानी उत्साहित होकर झील में कूद पड़ता। यही उसका स्नेहातिरेक था, जो प्रेम का भाव था वो यही था झील के प्रति। साजन की सांसें उसकी लहरियों में स्वर सामंजस्य बनाए रहती, यानी उसकी लहरों के साथ अपने सांसों का सामंजस्य तालमेल बिठा लेती। यह झील उसे खाने के लिए कमलगट्टे देती, सिंघाड़े देती, कोई बरका और भी कितनी वस्तु गृहिणी थी, स्नेहमयी। कभी कभी वह उसे पुकार उठता, बड़े उल्लास से बुलाता। रानी प्रतिध्वनि होती, ई। वह खिलखिला उठता, आंखें विकस जाती यानी फैल जाती। फिर सहसा वह अपनी उदासी में डूब जाता। तब तारा छाई रात उस पर अपना शाम अंचल डाल लेती। कभी कभी वृक्ष की जड़ से ही सिर लगाकर सो रहे, ऐसे ही कितने बरस बीत गए। सो रहे यानी सोया रहता, ऐसे ही ना जाने कितने ही साल बीत गए। उधर पशु चराने के लिए गोप बालक न जाते। दूर दूर के गांव में यह विश्वास था कि रमला झील पर कोई जल देवता रहता है। उधर कोई झांकता भी नहीं, वह अपनी विभूति में अपने में ही मस्त था, यानी वहां किसी का आना जाना नहीं था। रमला भी बड़ी ढीठ थी। वह गांव भर में सबसे चंचुल यानी चुलबुली चंचल लड़की थी। लड़की क्यों, वह युवती हो चली थी, उसका ब्याह नहीं हुआ था। वह अपनी जाति भर में सबसे अधिक गोरी थी, तिस पर भी उसका नाम पड़ गया रमला। वह ऐसी बाधा थी कि ब्याह होना असंभव हो गया। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि बड़े बड़े लड़कों को भी उसकी डिठाई पर चपत लगाकर हंस देती थी, यानी उसमें वो बिंदास भाव था, किसी को भी चपत लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। झील के दक्षिण की पहाड़ी से कोसों दूर पर उसका गांव था। मंजल भी कम दुष्ट न था, वह प्राय रमला को चिढ़ाया करता। उसने सब लड़कों को सलाह दी कि रमला की पहाड़ी पर चला जाए। बालक इकट्ठे हुए। रमला भी आज पहाड़ी पर पशु चराने को ठहरी। सब चढ़ने लगे, परंतु रमला सबके पहले थी, यानी आगे थी। सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी होकर उसने कहा, लो मैं सबके आगे ही पहुंची, कहकर पास के लड़के को चपत लगा दी। मंजल ने कहा, उधर तो देखो, वह क्या है? रमला ने देखा सुंदर झील। वह उसे देखने में तन्मय हो गई, खो गई, डूब गई। प्रतिहिंसा से भरे हुए लड़के ने एक हल्का सा धक्का दिया। यद्यपि वह उसके परिणाम से पूरी तरह परिचित नहीं था, फिर भी रमला को तो कष्ट भोगने के लिए कोई रुकावट न थी। वह लुढ़क चली उस धक्के से। जब तक एक झाड़ को पकड़ती और उखड़ कर गिरता, तब तक दूसरे पत्थर का कोना उसे चोट पहुंचाने पर अवलंब दे ही देता।
किंतु पतन रुकना असंभव था। वह चोट खाते खाते नीचे आ ही पड़ी। बालक गांव की ओर भागे। रमला के घर वालों ने भी संतोष कर लिया कि रमला तो अब नीचे खाई में गिर गई है। साजन कभी कभी रमला झील की फेरी लगाता। वह झील कई कोसों में थी, जहां स्थल पथ का पहाड़ी की बीहड़ शिलाओं में से अंत हो जाता। वहां वह तैरने लगता। बीच बीच में एक स्थान विश्राम के लिए बना लिए थे। वह स्थान और कुछ नहीं, प्राकृतिक गुहाएं यानी गुफाएं थी। उसने दक्षिण की पहाड़ी के नीचे पहुंचकर देखा, एक किशोरी जल में पैर लटकाए बैठी है। वह आश्चर्य और क्रोध से अपने होंठ चबाने लगा, क्योंकि एक गुफा वहीं पर थी। अब साजन क्या करे? उसने पुष्टभुजा उठाकर दूर से पूछा, तुम कौन हो? भागो। रमला एक मनुष्य की आकृति देखते ही प्रसन्न हो गई, हंस पड़ी, बोली, मैं हूं रमला। रमला, रमला रानी। रानी नहीं, रमला। रमला नहीं, रानी कहो। नहीं पी दूंगा मेरी रानी, कहकर साजन झील की ओर देखने लगा। क्यों? क्योंकि वो रानी झील को संबोधन कर रहा है, लेकिन यहाँ रमला को वो रमला नहीं कहलवाना चाहती। अच्छा, रानी तुम कौन हो? मैं साजन, रानी का सहचर। तुम सहचर हो और मैं यहाँ आई हूं, तुम मेरा कुछ सत्कार नहीं करते? हंसोड़ रमला ने कहा। आओ तुम, कहकर विस्मय से साजन उस किशोरी की ओर देखने लगा। हाँ मैं। तुम बड़े दुष्ट हो साजन, कुछ खिलाओ। कहाँ रहते हो? वहीं चलूं। साजन घबराया। उसने देखा कि रमला उठ खड़ी हुई। उसने कहा, तैरकर चलना होगा, आगे पथ नहीं है। वह कूद पड़ी और राजहंसी के समान तैरने लगी। राजहंसनी जैसे होती है। साजन क्षण भर तक उस सुंदर संतरण को देखता रहा। उसकी दृष्टि का यह पहला महोत्सव था। उसे भी तो तैरने का विनय मन का विरोध उन लहरों के आंदोलन में से घुलने लगा। अनिच्छा होने पर भी वह साथ देने के लिए कूद पड़ा और दोनों साथ तैर चले। बहुत दिन बीत गए। रमला और साजन एकत्र रहने पर भी अलग थे। रमला का सब उत्साह उस एकांत निर्वता में धीरे धीरे विलीन हो चला। चारों तरफ वीरानी थी। वह ऊब चली। उसकी गुफा में ढेर के ढेर कमलगट्टे फल पड़े रहते। उसे उन सब पदार्थों से वितृष्णा हो गई, मन भर गया। साजन पालतू पशु के समान अपनी स्वामिनी से आज्ञा की अपेक्षा करता, परंतु रमला का उत्साह तो उस बंदी गृह से भाग जाने के लिए उत्सुक था। साजन ने एक दिन पूछा, क्या ले आऊं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों? मैं अब जाऊंगी। कहाँ? जिधर जा सकूं। तब यहीं क्यों नहीं रहती हो? अचानक साजन ने कहा। रमला कुछ न बोली। उस झील पर रात आई। अपना जगमगाता चंदवा तान कर विश्राम करने लगी, यानी रात्रि का समय है, चांद आकाश में है। रमला अपनी गुफा में सोने चली गई और साजन अपनी गुफा के पास बैठा एकटक रजनी यानी रात्रि का सौंदर्य देखने लगा। आज उसे स्मृति हुई। रमला के आ जाने से वह जिस बात को भूल गया था, उसके अंतर की वही भावना जाग उठी। साजन पुकार उठा, रानी। बहुत दिन के बाद उस झील की पहाड़ियां प्रतिध्वनि से मुखरित हो उठी थी। क्यों? क्योंकि जब वो जोर से रानी बोलता तो चारों ओर पहाड़ियों के कारण वो आवाज गूंजने लगती। रमला चौंक कर जाग पड़ी, बाहर चली आई। उसने देखा साजन झील की ओर मुंह किए पुकार रहा है, रानी रानी। उसका कंठ गद्ध है। चांदनी आज निखर पड़ी है। रमला ने सुना, राजन के स्वर में रुदन था, व्याकुलता थी। रमला ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। साजन सिहर उठे। उसने कहा, कौन? रमला? रमला नहीं, रानी। साजन विस्मय से देखने लगा। उसने पूछा, तुम रानी हो? हाँ, मुझे को तो तुम पुकारते थे न। तुम्ही? हाँ, तुम्ही को तो, मेरी प्यारी रानी। दोनों ने देखा आकाश के नक्षत्र रमला झील में डुबकियां ले रहे थे और खिलखिला रहे थे। कितना समय बीत गया। साजन की सब सोई वासनाएं जाग उठी। भूले हुए पाठ की तरह अच्छे गुरु के सामने स्मरण होने लगी थी। उसे अब शीत लगने लगा। रमला के कपड़ों की आवश्यकता वह स्वयं अनुभव करने लगा। अकस्मात एक दिन रमला ने कहा, चलो कहीं घूम आवे। साजन ने भी कह दिया, चलो। वही गिरिपथ जिसने बहुत दिनों से मनुष्य का पदचिन्ह भी नहीं देखा था, यानी वो पहाड़ी मार्ग पर किसी मानव के चरणों के पैरों के निशान नहीं थे, कोई आता जाता नहीं था। साजन और रमला के पैर चूमने लगा, यानी अब वहां कौन था? साजन और रमला। दोनों उसे रोंदते चले गए।
रमला अपनी फटी साड़ी में लिपटी थी और साजन वलकल बांधे था, पत्तों को बांध रखा था वस्त्र के रूप में। वे दरिद्र थे पर उनके मुख पर एक तेज था। वे जैसे प्राचीन देवकथाओं के कोई पात्र हों। संध्या हो गई थी। गांव का जमींदार का प्रांगण अभी सूना न था। जमींदार भी बिल्कुल युवक था। उसे इस जोड़े को देखकर कुतूहल हुआ। उसने वस्त्र और भोजन की व्यवस्था करके उन्हें टिकने की आज्ञा दे दी, यानी रुकने की आज्ञा दी। प्रातः आंखें खोल रहा था। किसान अपने खेतों में जाने की तैयारी में थे। रमला उठ बैठी। पास ही साजन पड़ा सो रहा था। कपड़ों की गर्मी उसे सुख में लपेटे थी। उसे कभी ये आनंद न मिला था। कितने ही प्रभात यानी सुबह रमला झील के तट उस नारी ने देखे, किंतु यह गांव का दृश्य उसके मन में संदेह, कुतूहल, आशा भर रहा था। युवक जमींदार अपने घोड़े पर चढ़ना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि मलिन वस्त्र से झांकती हुई दो आंखों पर पड़ी। वह पास आ गया। पूछने लगा, तुम लोगों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं कहते हुए रमला ने अपने सिर का कपड़ा हटा दिया और युवक को आश्चर्य से देखने लगी। युवक घबरा कर बोला, कौन? रमला? हाँ मंजल। युवक की सांस भारी हो चली। उसने कहा, रमला मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें हाँ धक्का देकर गिरा दिया था, तब भी मैं बच गई। युवक ने सोए हुए मनुष्य की ओर देखकर पूछा, वह तुम्हारा कौन है? रमला ने रुकते उत्तर दिया, मेरा कोई नहीं। तब भी यह कौन है? रमला झील का जल देवता। युवक एक बार झंझना गया। उसने पूछा, तुम क्या फिर चली जाओगी रमला? उसके कंठ में बड़ी कोमलता थी। तुम जैसा कहो, रमला ने जैसे बेबसी से बोली। युवक, अच्छा जाओ, पहले नहा धो लो, कहता हुआ घोड़े पर चढ़कर चला गया। रमला सलज यानी लज्जा सहित उठी, गांव की पोखरी की ओर चली, जो छोटा तालाब था। उसके जाते ही साजन जग पड़ा। एक बार अंगड़ाई ली और उठ खड़ा हुआ। जिस पथ से आया था उससे लौटने लगा। गोधूली थी और वही उदास रमला झील। साजन थका हुआ बैठा था। आज उसके मन में न जाने कहां से स्नेह उमड़ा था। प्रशांत रमला में एक चमकीला फूल हिलने लगा। साजन ने आंख उठाकर देखा। पहाड़ी की चोटी पर एक तारिका रमला के उदास भाल पर सौभाग्य चिन्ह सी चमक उठी। देखते देखते रमला का वक्ष नक्षत्रों के हार से सुशोभित हो गया। नक्षत्र यानी जो तारे उगाए थे, तारे निकल आए थे। साजन ने उल्लास से पुकारा, रानी। फिर वही ध्वनि उत्पन्न हुई, लेकिन आज फिर साजन वहां अकेला था और रमला उसके साथ नहीं थी। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। रमला नामक जो युवती है, उसके जीवन में कितना उतार चढ़ाव है और साजन का जीवन किस प्रकार उस झील से जुड़ा हुआ है, इसी का चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।